किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम यानी सीधे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखते हैं और आपकी सभी समस्याओं का मिलता है तुरंत जवाब। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और साथ ही हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के विषय पर। किस विषय पर आज हम आपकी कॉल्स लेंगे, व्हाट्सएप सवाल लेंगे या फिर ईमेल सवाल लेंगे। तो सबसे पहले आज का विषय बता दें, रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन, और साथ ही हम बात करेंगे गन्ने पर। गन्ने की किस्में एवं बुआई, ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं उन किसानों के लिए जिन्होंने गन्ना की फसल ली है। उसमें भी जो हमारा पहला विषय है यानी जल प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, वहाँ भी आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही चाहे कोई भी खेती हो, किसी भी फसल की खेती हो, जल प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। और ख़ास तौर पर हमारे किसान जो रबी की फसल की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए इस वक्त कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखते हुए आप जल प्रबंधन कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। तो आइए जो हमारे आज के खास मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं, जो दोनों विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर योगेश राउंदल जी हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ ही ईमेल आईडी 1800-113060, 1800-113061 हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ ही अपने सवाल हम तक बता सकते हैं। आइए हम नज़र डालते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जिस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आइए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, 8800-520-717, ये हमारा टोल फ्री नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है। और ईमेल आईडी आप हमारा नोट कर लें जिस पर आप हमें अपने सवाल मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जैसा कि हमने आपको बताया। और साथ ही विशेष बात ये भी रहेगी कि जो भी आपकी कॉल्स होंगी वो तो लाइव आएंगी ही, लेकिन अगर आपके कोई व्हाट्सएप सवाल है या फिर आपका ईमेल कोई सवाल है, उसे भी हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे अगले अंक के लिए छोड़ दिया जाए या फिर उस पर ध्यान न दिया जाए। तो सभी सवाल लाइव कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे और उनके हम विशेषज्ञों से जवाब लेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि डॉक्टर योगेश राउंदल जी हमारे साथ स्टूडियो में है, सिर्फ बहुत स्वागत है। आप सहायक आयुक्त थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, और रबी फसलों में कैसे उचित जल प्रबंधन किया जाए इस पर हमें आप विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं जो कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी। सर स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। डॉक्टर सुधीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही जी। डॉक्टर सुधीर प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और गन्ने पर जो हमारा आज का दूसरा विषय है उससे जुड़े जो भी सवाल हैं वो डॉक्टर सुधीर उसे उन सवालों का जवाब देंगे हमारे किसानों को। तो जैसा कि आप जान चुके हैं हमारे दोनों विशेष मेहमानों के बारे में, आज के विषय के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। तो चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जो जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत ही व्यापक विषय मैं कहूँ इसे, चाहे हम खेती की बात करें, रबी फसलों की बात करें, खरीफ फसलों की बात करें, हर एक सीजन में आपको उचित जल प्रबंधन करना ही चाहिए। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, एक किसान के नाते भी और एक नागरिक के नाते भी। तो सर, रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से वो कौन कौन सी फसलें रहती हैं जिनमें इस बात का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिनमें ज़्यादा सिंचाई लगती है? रबी में मुख्यतः दो फसलें होती है जिनमें हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, एक तो गेहूँ है और एक आलू है। बाकी की जो भी फसलें हैं उनमें मुख्यतः थोड़ा सा कम ज़रूरत होता है, और ये दो मुख्य फसलें हैं जिनमें बाकी फसलों से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और जब जो कि मानसून रिसीड होता है तो जो रेसिडुअल मॉइस्चर हमारे मिट्टी में अवेलेबल होता है उससे हमारी बुआई तो हो सकती है, लेकिन पूरे सीज़न में हमारे को पानी की जो आवश्यकता है उसको हमें
अच्छे से अगर मैनेजमेंट नहीं किया, उस पानी को हमने अच्छे से मैनेज नहीं किया, तो हमें पानी की लास्ट की जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस है वहाँ पे पानी की कमी आ सकती है। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि जो क्रांतिक स्टेजेस हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम कह रहे हैं उचित जल प्रबंधन। कई बार हो सकता है कि आपको उस तरह का रेन डिस्ट्रीब्यूशन यानी वर्षा का वितरण ना मिले, और जब महत्वपूर्ण सिंचाई आपको लगानी है उस वक्त उस तरह का जल का प्रबंधन ना हो, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो उसे किस तरीके से आप मैनेज करें, प्रबंधन उसका कैसे करें, इसी बात को हम आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें डॉक्टर औंदुल ने बताया कि मुख्य रूप से गेहूँ है, आलू है, इनमें ज़्यादा हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो कैसे इसे सुनिश्चित किया जाए, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देख लें आप। दानों की दूधिया अवस्था और दाना पकते समय सिंचाई करनी चाहिए। मार्च या अप्रैल में अगर तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ने लगे तो 1 या 2 अतिरिक्त हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। जौ की फसल में दूसरी सिंचाई गांठ बनने की अवस्था यानी बुआई से 55 से 60 दिनों बाद, और तीसरी सिंचाई दूधिया अवस्था यानी बुआई से 95 से 100 दिनों बाद करें। वहीं मटर के फसल में फूल आने और शुरुआत के समय 1 या 2 सिंचाई करना फायदेमंद होता है। देर से बोई गई मटर की फसल में फली आने पर सिंचाई करें। चारा फसलों की बात करें तो बरसीम, रजका और जई की हर कटाई के बाद 18-20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। इससे अगली कटाई जल्दी मिलेगी। मेंथा और वानिकी पौधों की बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई बहुत जरूरी होती है। बाकी सिंचाइयाँ जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करते रहें। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में हमने कुछ बातें आपको बताई हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर औंदुल ने भी कहा कि अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यापक विषय है। इससे हम रबी फसलों के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप कैसे कृषि में उचित जल प्रबंधन कर सकते हैं, मानसून से पहले क्या करना है, कौन कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल करके आप जल प्रबंधन किया जा सकता है या कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आइए हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेहमान से। डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी हमारे साथ हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर सुधीर? हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ जी सर। तो सर हमारा दूसरी फसल है जो हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो गन्ने की किस्मों की बात कर रहे हैं, उसकी बुआई के बारे में। तो ये समय गन्ने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और गन्ना एक नकदी फसल है, हमारे किसानों को बहुत प्रिय फसल भी है, और अब तो नई नई तकनीक भी आ रही है और कई कृषि पद्धतियाँ हैं जिससे अच्छा उत्पादन भी मिल रहा है, अच्छा गन्ना मिल रहा है जिसमें अच्छी रिकवरी भी हो। तो ऐसे में किसानों को भी क्या बताना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण समय है ये? नमस्कार किसान भाइयों। जो गन्ना जैसा बताया कि बहुत अच्छी फसल है, नकदी फसल है। किसान को जो मिल को गन्ना देते हैं और उसके बाद तुरंत ही पैसा भी मिल जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इसकी अधिक उत्पादकता के लिए जो प्रजाति और किस्मों का चयन, और किस्मों के बारे में जो अगर उत्तर भारत में देखें तो इस समय बहुत अच्छी किस्में आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जो गन्ना शोध परिषद है शाहजहाँपुर, वहाँ से भी निकाली गई है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है वहाँ से भी निकली है। वो COL के 16202 एक नई किस्म है जो कि यहाँ से निकली है। COL के 14201 है जो कि उत्तर भारत के लिए है, जो कि अगेती किस्म है। तो जो अगेती किस्म के लगाने से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसकी जो 10 महीने में कटाई हो जाती है फसल की। और COS 13235 है जो कि शाहजहाँपुर से निकली है, COS 13231 है।
और अभी जो है ये सब प्रजातियां जो किस्में हैं, किसानों के यहाँ बीज मिल भी रहा है, संस्थान से भी मिल रहा है। COS 18231 एक बहुत अच्छी किस्म निकली है शाहजहाँपुर से, और अभी सबसे नई जो एक किस्म है COS 19221 भी अभी पिछले कुछ समय पहले ही जो ये किस्म आई है। तो ये अच्छी किस्में हैं जो कि अगेती किस्में हैं, 10 महीने में पक जाती है। इससे जो अगले नवंबर में, अगर फरवरी का महीना बहुत उपयुक्त है, इस समय तापमान बहुत अनुकूल है, और इन किस्मों का अगर जो उत्तर भारत के लिए ये किस्में हैं जो कि अगर किसान भाई लगाएंगे तो निश्चित ही जो हम कहते हैं कि हमेशा नाली विधि से अगर बुआई करते हैं तो गन्ने की पैदावार अच्छी होती है, तो अधिक से अधिक उत्पादकता भी लेंगे। बिल्कुल। तो हम, जैसे कि आपने बताया सर, ट्रेंच विधि से कैसे हमारे किसान बुआई करें, और कुछ किस्मों का नाम आपने अभी भी बताया हमें, लेकिन हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, बारी बारी से अलग अलग किस्मों पर हम बात करेंगे। और क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि ये बहुत ही अच्छी नकदी फसल है, किसान इसे काफ़ी लाभ भी लेते हैं। और अगर हम नई पद्धति, और जैसे आपने बताया भी कि ट्रेंच विधि से कर सकते हैं, तो उससे किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं, इस पर भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। और साथ ही हमारे जो दर्शक हैं उनके भी कॉल्स आ रही हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं जो हमने गन्ने पर तैयार की है। किस्मों जैसे CO 0239, CO 0238, CO 0118, CO 98014, CO 89003, CO 0237, कोपन 211 और कोपन 3220 आदि में से उपलब्धता अनुसार किस्मों का उपयोग करें। गन्ने की मध्य या देर से पकने वाली प्रमुख किस्मों जैसे कोशा 7918, कोशा 802, कोशा 8118, कोशा 767, कोशा 8432, कोशा 94257, कोशा 94257 और CO 0124 आदि में से उपयुक्त किस्मों का चयन करें। किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से करना अच्छा रहता है। गन्ने का बीज जिस खेत से लेना हो, बुआई से 2 सप्ताह पहले उसकी सिंचाई करते हैं। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 60 से 70 क्विंटल गन्ना काफी रहता है। गन्ने की फसल को दीमक और अंकुर भेदक कीट से बचाने के लिए बुआई के बाद फूलों को ढकने से पहले 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरिस फॉस्फो 2000 लीटर पानी में घोलकर फूलों में छिड़काव करें और 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से फोरेट 10G फूलों में छिड़काव करें। किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल, अभी आपने रिपोर्ट ये देखी और जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि कैसे किस्मों को चुनाव करें, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं और कीट और बीमारियों के लिए भी क्या करना है। और अब हम इन्हीं को और विस्तृत तरीके से आप तक इनसे जुड़ी जानकारी पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और साथ ही दर्शकों से कहेंगे कि अगर आप कुछ भी जल प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं, गन्ने की फसल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी समस्या है, तो हमें लाइव कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पर, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें अपने सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं, हमें आपके सवालों का इंतज़ार है। तो चलिए एक बार फिर से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर राउंदल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि मुख्य रूप से रबी फसलों में गेहूँ है और आलू है, तो ये तो बात हुई इन 2 फसलों के बारे में। अभी इनमें किस तरह कौन सी सिंचाई लगनी है और इस वक्त हमारे किसानों को कैसे उचित प्रबंधन करना चाहिए?
अभी जो सिंचाई है उन दो फसलों में, वो दो फसलों में अभी ये जो है लेट का सीज़न है, तो अभी जो दाने पकने शुरू हो गए हैं। कुछ में जो है दूध की स्टेज में जो हमारा गेहूँ है, तो उसमें हमारे को अभी करंटली जो है अभी एक इरिगेशन की ज़रूरत है। अगर पानी की मात्रा कम है तो आप जो है स्प्रिंकलर से या ड्रिप से आप दे सकते हैं। और अगर इरिगेशन अगर आप देंगे तो आपको जो है अच्छी फसल मिल पाएगी, नहीं तो फसल में काफ़ी सारा जो नुकसान होने की शक्यता है। जी जी बिल्कुल। तो अभी आपको उचित समय पर जो सिंचाई है वो करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि डॉक्टर रामदल ने भी कहा कि अगर इसमें आपने देरी कर दी या सही समय पर नहीं किया तो आपको पूरी मेहनत जो है उसका फल नहीं मिलेगा। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। आइए उनसे बात करते हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है सर नंद स्वरूप जी? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आलू की जो है इस समय परिपक्वता की ओर जा रही, तो हमें कितने दिन के बाद उसका पानी रोक देना चाहिए, कितने दिन के बाद हमें बौका काट देना चाहिए, फिर हमें उसका आलू का भंडारण करना चाहिए? और दूसरी चीज, गन्ने में जो ये लाल सड़न रोग लगता है, तो बुआई के पहले हमें कौन सावधानी बरतनी चाहिए जिससे लाल सड़न रोग से हम अपने गन्ने की फसल को बचा सकें? ठीक है, दोनों विषय पर आपका सवाल है। अब पानी के बारे में जानना चाह रहे हैं। आलू की जो फसल तैयार होने को है उसमें पानी का किस तरीके से प्रबंधन करें, सिंचाई कैसे लगे, और साथ ही उन्होंने भंडारण के बारे में भी सर कुछ जानना चाहा है, तो क्या भंडारण के बारे में सर आप बता पाएंगे? आलू की अभी फसल आपकी तैयार होने को है, तो आप जो है जो आपको उसको निकालने के पहले जो है कुछ आप पानी की थोड़ी सी कमी कर देंगे, और जब निकालना होगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे जिससे कि उसको निकालने में आसानी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा उसकी पानी को अभी कम करना आपको जो है लाभदायक होगा, जिससे कि जो है आलू को मतलब जो है जो आप आलू की जो टिकाऊपना है वो बढ़ेगा, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ एक तरह से बढ़ेगी। शेल्फ लाइफ बढ़ेगा, नहीं तो ज़्यादा पानी देंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ नहीं रहेगी और भंडारण में आपको मुश्किल आ सकती है। बिल्कुल, तो उचित समय पर ही आप जैसे कि बता रहे हैं सर, अगर आप चाहते हैं कि लंबी लाइफ हो उसकी जो शेल्फ लाइफ हो ज़्यादा हो, इसलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। फिलहाल इसी के साथ ही अभी हेलो किसान में हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, लेकिन आपकी कॉल्स, आपकी ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप सवालों को हम शामिल करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। बात कर रहे हैं हम किस तरीके से आप उचित जल प्रबंधन करें रबी फसलों में, और इसके अलावा गन्ने की कौन सी अच्छी किस्में हो सकती है, बुआई कैसे करें, तमाम जानकारियाँ छोटे से ब्रेक के बाद भी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा आज का हेलो किसान, जिसमें हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन की, और साथ ही अगर आपने गन्ने की फसल लेने का विचार किया है या गन्ने की फसल आप लेते हैं तो आज का हमारा दूसरा विषय है गन्ने की अच्छी किस्मों का चुनाव कैसे करें और कैसे करें इसकी बुआई। बहुत सारे हमारे पास सवाल आ रहे हैं लगातार, और कुछ हमारे पास व्हाट्सएप सवाल भी आ रहे हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम चलते हैं हमारे जो दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी के साथ बात करते हैं। डॉक्टर सुधीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है। अभी जो प्रश्न था उसका जवाब। हाँ जी जी, दूसरा सवाल था हमारे जो दर्शक थे
उनका था कि गन्ने में जो लाल सड़न रोग लगता है उसकी रोकथाम के लिए क्या करें, शुरुआत से क्या किया जा सकता है ताकि ये स्थिति ना आए? जी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और अधिकतर जो किसान हैं उनकी समस्या है ये। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब अगर गन्ने में किसी भी किस्म में लाल सड़न रोग लग गया है तो उसका बीज का चयन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, जिस खेत में आ गया है लाल सड़न रोग उसमें वो किस्म ना बोएं। और दूसरी जो मैंने अभी तक जितनी किस्म बताई है, COS 17-231, COS 13-235, COL के जो 16-202, COL के 14-201, ये जो बाराबंकी के किसान भाई हैं ये सब मैं समझता हूँ कि बहुत किस्मों से परिचित होंगे। और क्योंकि गन्ने में एक किस्म बहुत अधिक क्षेत्र में चली गई, कुछ क्षेत्र में उसमें लाल सड़न आ गया, तो उस किस्म को छोड़ करके दूसरी नई किस्म अपनाएं, उससे ही इसका निदान होगा। क्योंकि लाल सड़न रोग है, ये कैंसर कहते हैं इसको गन्ने का। और अगर ये बीमारी आ जाती है तो बड़ी मुश्किल से फिर उसका निदान नहीं हो पाता है। खेत में ट्राइकोडर्मा का जो एप्लीकेशन किया जा सकता है बाद में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। लेकिन जब अगर किसी भी बावक गन्ने में लाल गलन आया है तो उसकी पेड़ी न लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2% से 5% तक भी लाल सड़न किसी बावक फसल में आ गया है, मुख्य फसल में, तो अगली पेड़ी में वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो मेरा यही सुझाव है कि ये जो प्रजातियां हैं ये लाल सड़न अवरोधी प्रजातियां हैं, इनका चयन करें। अगर खेत में लग रहा है और बुआई के समय डालना चाहते हो तो ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि वो जिसमें लाल सड़न लगा है उसका बीज भी न ले और वो किस्म का बदलाव के बारे में जरूर सोचें। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं पवन है हरियाणा से, आइए देख लेते हैं किस विषय पर इनका सवाल है। पवन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो पवन जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही? हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन जी। हाँ जी मैम, पहुंच पा रही बिल्कुल। बताइए सवाल क्या है पवन जी। मैम मेरा सवाल ये है, अब गेहूँ गर्भ अवस्था में है। गेहूं के बारे में क्या? हाँ गेहूं, हाँ गेहूँ अब अपनी बाली निकलने वाली है। ठीक है। तो इसमें कौन सा खाद मिला के घोल करके स्प्रे करें मैम? सर गेहूं में क्या कैसे पोषक तत्वों का कैसे प्रबंधन कर सर, ये विषय मतलब जो हम जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं। गेहूं में अभी जो है आपका बालियों की अवस्था है, लेकिन आप इसमें अभी खाद की विशेषज्ञ तो अभी जी, लेकिन अगर हम जल की बात करेंगे तो अभी बाली की अवस्था में आपको पानी की ज़रूर अभी पानी देना पड़ेगा आपको। और पानी के साथ में आप जो है अगर आपके पास ड्रिप स्प्रिंकलर कोई व्यवस्था है तो उससे आप जो है फर्टिगेशन के भी माध्यम से आप उसमें जो भी रिकमेंडेड खाद है वो दे सकते हैं। आप अपने पास रेनगन का अभी गर्मी का अचानक से गर्मी बढ़ रहा है तो आप इसमें रेनगन के सहायता से वहाँ पे आप जो है जो गेहूँ के लिए क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हवा में नमी ला सकते हैं और ठंडी भी ला सकते हैं, जिससे गेहूँ के उत्पादन में और ये गर्मी की वजह से हमारे गेहूँ को नुकसान ना हो और उत्पादकता में कमी ना आए। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई कि कैसे आप सही तरीके से जो जल प्रबंधन है वो कर सकते हैं। और जैसे आप पोषक तत्वों की बात कर रहे थे तो हम इस विषय को भी रखेंगे कार्यक्रम में और हम बताएंगे दर्शकों को कि कैसे, जैसे कि हमारे दर्शकों का भी सवाल था कि किस तरीके से पानी में मिला करके पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकते हैं वो। चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं डॉक्टर सुधीर से। सर अब हम किस्मों की बात कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को बताएं कि किस्मों का चुनाव जो उन्हें करना है गन्ने की बुआई के लिए वो किस किस तरीके से करें, कैसे वो इन किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि हमने बहुत सारी किस्मों के बारे में रिपोर्ट में ही बताया, लेकिन हर एक क्षेत्र की अपनी ज़रूरत होती है, वहाँ की स्थिति होती है, जो स्थानीय स्थिति है उनको भी ध्यान में रखना होता है। तो अगर गन्ने की किस्मों का चुनाव करना है तो कैसे करें सर? मेरा सीधा जो ये संस्थान है, जैसे कि यहाँ पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, करनाल में भी जो उसका शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है उसका केंद्र है, और उसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी जो है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का जो केंद्र है, उधर
उत्तरी जो उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग है वहाँ सेवरही में केंद्र है। तो मैं ये जरूर कहूँगा, उसके अलावा जो भी हमारे जिला गन्ना अधिकारी और जिला गन्ना समिति है तो उसके माध्यम से बीज मिलता है किसानों को, अलॉट होता है यहाँ जो केन कमिश्नर के यहाँ से, और उसके बाद नई किस्म का जो बीज मिलता है उनको सोसाइटीज है केन की, उसके थ्रू मिलता है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि जो नई किस्म का जो बीज लेते हैं वो सोसाइटी के माध्यम से या किसी संस्थान के माध्यम से मतलब सही प्रजाति पाएं, जिससे क्योंकि पिछले समय में देखा गया है कभी कभी किसान भाइयों को दूसरे लोगों से वो पता चला कि नई किस्म के नाम पर उन्होंने अधिक पैसा ले लिया और वो नई किस्म नहीं मिली, बाद में पता चला। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए कि जो संस्तुत किस्म है और वो किस्म सही है, इसके लिए सही संस्था और सही केंद्र या अपने जो जिला गन्ना अधिकारी है वहाँ के माध्यम से जो ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक होते हैं उनके माध्यम से उन्हें पता लग जाएगा कि ये किस्म सही है। उसके बाद जब बुआई करेंगे तो ये जरूर देखेंगे कि जब किसी जो नई किस्म आती है उसका बीज कम मात्रा में आता है, तो जब कम मात्रा में आता है तो एक एक आंख को किसान भाई लगा करके उसको अधिक अपने यहाँ अपने खेत पर उसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद अगले साल में फिर वो अधिक क्षेत्र में लगाया जा सकता है। बीज का चयन बहुत जरूरी है, उसमें जो है कीड़ा या रोग न लगा हो, किसी भी प्रकार का बीज में लाल रंग दिखाई न पड़े अंदर भी, चाहे कीड़े का हो चाहे किसी रोग का हो। और जो फफूंदनाशी है उससे ट्रीटमेंट जो बेबिस्टीन है 0.2% का जो 2 ग्राम जो है पर लीटर पानी में घोल बना करके बेबिस्टीन से उपचारित जरूर करें, जिससे कि जमाव भी बहुत अच्छा होगा और जो संस्तुत किस्म होगी उसकी अधिक जो है पैदावार भी आएगी। सर मेरा एक और सवाल है कि आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ जी सर, ये सवाल है हमारे दर्शक है शिवम हरियाणा से और ये जानना चाहते हैं कि गन्ने की अच्छी किस्म वो कैसे चुन सकते हैं, कैसे अच्छी किस्म का चुनाव करें। और मेरा भी ये सवाल था कि किस तरीके से वो उन्नत किस्म का चुनाव करें। अब देखिए ऐसा है कि उन्नत किस्में तो बता रहे हैं, किस्म अच्छी वही है कि जब आप किसान भाई जहाँ खेत पर गन्ना देखेंगे तो जो स्वस्थ गन्ना होगा, जो देखिए अधिक से अधिक जब बीज के लिए गन्ना देखते हैं तो हमारी कोशिश या किसान भाइयों की कोशिश ये होनी चाहिए कि कम अवधि का गन्ना हो। अगर वो 12 महीने से कम का है, 10 महीने का है, 11 महीने का है तो बीज के लिए ज़्यादा अच्छा है। पहली चीज़ तो ये है, स्वस्थ गन्ना होना चाहिए, कोई उसमें रोग नहीं होना चाहिए, कोई उसमें कीड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फरवरी में मार्च में गन्ने का जो बुआई का बहुत उपयुक्त समय है। इसलिए अगर स्वस्थ गन्ने की बीज से उपचार करने के बाद नाली विधि से या उसको सिंगल बड से भी बोते हैं जब कम बीज होता है तो उसमें अच्छी पैदावार ली जा सकती है। मैं जो ये जितना किस्मों का उल्लेख किया हूँ ये सब किस्में आज के समय में जो रेड रॉड लाल गलन की बात कही गई है उससे अवरोधी हैं। अभी इनमें लाल गलन इन किस्मों में नहीं आएगा। जी जी। तो जो स्वस्थ गन्ना होगा वही स्वस्थ बीज है। जी सर, एक और गन्ने से जुड़ा सवाल है साथ ही साथ ले लेते हैं। राकेश है जिन्होंने शिमला से में ये सवाल भेजा है, हिमाचल प्रदेश से हैं। राकेश जी बताएं क्या सवाल है आपका, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। जी स्वागत है सर, हेलो किसान में बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि जब हिमाचल में गन्ना की खेती हो सकती है, अगर हो सकती तो हिमाचल में प्रदेश में जो तापमान गन्ने को चाहिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर सुधीर, ये हिमाचल प्रदेश में गन्ने की पैदावार के बारे में जानना चाहते हैं। असल में क्या है कि गन्ने के हिमाचल में ऐसा होता है कि जैसे इस समय यहाँ का जो तापमान होता है, हमें जमाव के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम और 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए गन्ने के जमाव के लिए, जो अच्छा जमाव होगा। और उसके बाद जब फरवरी मार्च के बाद देखते हैं अप्रैल मई जून तक जो अधिक तापमान हो जाता है यहाँ उत्तर भारत में, इधर जो अगर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को छोड़ दें तो उसमें क्या है 40, 42, 45, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो गन्ने में किल्ले ज़्यादा निकलते हैं। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में गन्ने की बढ़वार होती है, तब यहाँ तापमान अधिक भी रहता है लेकिन हवा में आर्द्रता रहती है, नमी रहती है। जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ जहाँ ये तापमान नहीं पाया जाता क्योंकि गन्ना 1 साल की फसल है और
एक साल की फसल में इसके जमाव के लिए जो अलग तापमान चाहिए, उसके बाद किल्ले निकलने के लिए इसके लिए अधिक तापमान चाहिए, लेकिन सूखा चाहिए, नमी उसमें हवा में कम हो। उसके बाद बढ़वार के लिए तापमान अधिक चाहिए, लेकिन हवा में नमी होनी चाहिए, तब ये बढ़ता है। और उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर से लेकर के दिसंबर तक इसका मैच्योरिटी का समय आता है, तो इसमें जो है कम तापमान चाहिए, लेकिन 7 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान जहां कम रहता है अधिक समय तक, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में 7 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम तापमान रहेगा, तो वहां इसका जो चीनी उसमें बनेगी उसमें कमी आ जाएगी। तो गन्ने की अगर बढ़वार हो भी सकती है, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में कुछ किल्ले भी निकल गए, लेकिन बाद में चीनी कम हो जाएगी। इसलिए उन क्षेत्र में जहाँ की, जबकि पंजाब तक गन्ना हो रहा है, क्योंकि पंजाब में भी तापमान उस समय जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं। एक और कॉलर है, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। रंजीत कामत जी हैं जिन्होंने बिहार से में कॉल किया। रंजीत जी बताइए क्या सवाल है। हाँ जी सर नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। सवाल बताएं। नमस्ते मैम, मेरा गन्ना पे सवाल है। अच्छा बताएं। गन्ना श्रेष्ठ स्थान जो है लखनऊ का, हम लोग बिहार से है, तो वहाँ से हम लोग को श्रेष्ठ स्थान से गन्ना का बीज उपलब्ध हो जाएगा, और इसके लिए क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा? ठीक है, डॉक्टर सुधीर वहीं से ही है। हाँ बताइए। जो बिहार के भाई हैं हमारे, बहुत अच्छा मतलब इन्होंने प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं ये बता दूंगा, हमारे यहाँ का जो हमारा संस्थान है गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसका एक केंद्र मोतीपुर बिहार में भी है, और मोतीपुर जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहाँ मोतीपुर से आपको बीज मिल जाएगा। आपके यहाँ के लिए जो संस्तुत किस्में हैं और जो बहुत अच्छी किस्में हैं, वो जो आपके यहाँ COP 17437 अभी नई किस्म निकली है, बिहार के लिए ही है वो, COP 16437 है, और हमारे यहाँ संस्थान से भी COL के 16470 है, COL के 14466 है। ये किस्मों और भी किस्मों का जो बिहार के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है, वहाँ से ये मोतीपुर से इनको बीज मिल जाएगा। जी जी, मतलब इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर भी व्यवस्था है, जरूरत है, मोतीपुर में मिल जाएगा। जी जी ठीक है सर। अभी कुछ और मेरे पास गन्ने के सवाल आए हो, व्हाट्सएप सवाल है अंकुर सहायक आजमगढ़ से, उनका भी हम सवाल लेंगे। दोनों विषय के बारे में इन्होंने जानना चाहा है, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स, आपके व्हाट्सएप सवाल और ईमेल्स को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप भी अपने सवालों के साथ तैयार हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की फसल के बारे में, और कैसे आप रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल अगर हम जल प्रबंधन की बात करें, वाटर मैनेजमेंट की, तो इस पर आज हम आपके सवाल ले रहे हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है आप हमें ज़रूर बताएं। और इस बीच कुछ और सवाल हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आए हैं, वो ले लेते हैं। अंकुर सहाय जिन्होंने आजमगढ़ से में सवाल भेजा है, ये जानना चाहते हैं कि रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन कैसे करें। तो सर पहले यही विषय ले लेते हैं, फिर हालांकि पूरा विषय ही हमारा आज का ये कि रबी फसलों में जल प्रबंधन कैसे किया जाए। तो एक बार फिर से हमारे जो दर्शक हैं इनके सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। अभी जो हमने इतना चर्चा कर रहे हैं उसमें मुख्य बिंदु ये है कि रबी में हमारे पास जो है पानी की कमी होती है, बहुत से क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। जी। हम रबी में मुख्यतः हमारे को कैनाल से पानी मिलता है या हमारे को ग्राउंड वाटर से पानी। अच्छा सर, इनका गेहूं के बारे में भी सवाल है, तो मैं वो भी बता दूं। इन्होंने गेहूं के बारे में जानना चाहा है कि इस समय गेहूँ में जो है फसल में बालियाँ बन रही हैं, तो ऐसे में सिंचाई कितना करना आवश्यक है, ये भी जानना चाहे इन्होंने। अभी बालियों का पहले हम पानी के प्रबंधन के बारे में बताएंगे। दोनों सवाल पूछे। तो जो हमारे रबी में पानी की आवश्यकता काफ़ी सारी होती है,
क्योंकि अभी गर्मी भी बढ़ना शुरू हो गया है और पूरे सीज़न में हमारे को पानी की आवश्यकता होती है। मुख्यतः कैनाल से हमें पानी मिलता है और ग्राउंड वाटर से पानी मिलता है। तो कभी कभी कैनाल के पानी के रोटेशन जो है वो मैनेजेबल नहीं होता है, तो हमें उस पानी को हमें कहीं पे संचय करना पड़ता है, किसी डिग्गी में या कोई तालाब है हमारा उसमें हमें संचय करके रखना चाहिए, जिससे कि हमें उचित स्टेजेस पे पानी, क्रांतीय स्टेजेस है जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस है, तो वहाँ पे पानी का हमें कमी ना पड़े। और जो गेहूं का आपने जो पूछा है, तो अभी बालियों का समय है, अभी पानी की बहुत आवश्यकता है उसको। आप उसको डायरेक्ट फ्लडिंग से दे सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है ड्रिप और या फिर जो है आपके पास स्प्रिंकलर की अगर अवेलेबिलिटी है तो आप उससे भी पानी दे सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, ये जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंचाई की विधियां हैं। तो हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल भी है और ये सवाल है इनका विपुल है, जिन्होंने शिमला से पूछा है कि क्या इन्हें ये जो नई तकनीकें हैं या नए तरह के तरीक़े हैं जिससे हम सिंचाई की कर सकते हैं, तो क्या इस पर किसी तरह की सब्सिडी का भी प्रावधान है? भारत सरकार 2005 से इस तकनीक को, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक को अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू जो है हम इसको जो है किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 2015-16 में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पहल ली गई थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल की बहुत बड़ी पहल की गई थी। और उसके बाद 2015-16 से अब तक लगभग 88 लाख किसानों ने 95 लाख हेक्टेयर एरिया में अब तक जो है माइक्रो इरिगेशन किया गया है। उनको योजना के माध्यम से 55% और 45% जो हमारी सब्सिडी की जो मान्यता है उसका लाभ दिया जाता है। और हमारा एक आशा है कि अगले 5 सालों में ये जो 95 लाख की मात्रा को हम दुगना करके, मतलब अगले 5 सालों में हमारा लक्ष्य है कि इसको 100 लाख हेक्टेयर में हम जो है माइक्रो इरिगेशन को बढ़ाया जा सके। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप इस नई तकनीक को अपनाइए और अपने नज़दीकी जो भी आपके कृषि अथवा उद्यान अधिकारी है अथवा अपनी पसंदी की जो माइक्रो इरिगेशन कंपनी है। एक और रिलेटेड सवाल ही है, हमारे एक दर्शक हैं मटर के बारे में जानना चाहते हैं कि मटर की अच्छी पैदावार के लिए क्या करें। भूपेंद्र है पंजाब से। मटर का तो वैसे जैसे आपने बताया कि मटर का अभी जो है लेट सोइंग अगर होगा तो इसमें पानी की आवश्यकता है। ड्रिप के माध्यम से आप अच्छे से उसकी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन जो पंजाब और ये जो नॉर्थ इंडिया का जो कि एरियाज है वहाँ पे फ्रॉस्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो फ्रॉस्टिंग से बचने के लिए आप उसका माइक्रो क्लाइमेट जो है उसको जो स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, उनके माध्यम से आप फ्रॉस्टिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फ्रॉस्टिंग के वजह से आपको काफ़ी नुकसान होता है। तो जो माइक्रो स्प्रिंकलर से वो माइक्रो क्लाइमेट को अडॉप्ट करके उससे आप बच सकते हैं। विक्रांत है एक दर्शक जिन्होंने हमें अहमदनगर से कॉल किया, महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर। विक्रांत जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? हाँ जी मैडम, जी नमस्कार मैडम। मेरा सवाल ये है कि मैंने दिसंबर में मकई की बुआई की थी, मक्का की जी, और आज मतलब वो काफी बड़ी भी हो गई है, 6-7 फुट ऊंचे भी हो गई है। और उसमें वो तोरा जो होता है, जो मकई लगने का टाइम होता है, उसमें जो तोरा होता है वो भी हो रहा है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है मैडम कि अभी मैं जो पानी दे रहा हूँ, उसमें पानी देने का जो कर रहा हूँ, तो पानी देने के बाद वो मकई है ना पूरा नीचे की तरफ झुक रही है मैडम। जी जी। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से मैं जल जो पानी देने का उसमें कर सकता हूँ? आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि अगर पानी ना दूं गिरने की वजह से तो वो सूख जाएगी, और न दूं तो वो नीचे की तरफ झुक के जमीन पे गिर रही है पूरी। तो क्या करूं मैडम ऐसी स्थिति में? अभी जो झुक रहा है, आपने इसमें धारियों के माध्यम से लगाया है या सीधे बुआई किया है? विक्रांत जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं? रीज एंड फरो में आपने बुआई किया है? आपने रीज एंड फरो में बुआई किया है या सीधे बुआई किया है?
नहीं सीधा फ्लैट मतलब प्लेन फ्लैट जगह में पे किया बुआई है। बेड तैयार नहीं किया है, सीधा प्लेन जगह पे उस पे बुआई की है सर। हाँ, जनरली मक्का को रीजन फरो में बुआई किया जाता है। अभी हवा काफ़ी चल रहा है, इस वजह से जो है वो ड्रॉपिंग हो रहा है, स्लेजिंग हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए आप जो है पानी की मात्रा कम कर दीजिए, लेकिन साथ ही आप जो है अगर पानी की मात्रा कम कर देंगे तो उसको मतलब जो आपका मक्का है वो नहीं आ सकता है, लेकिन आपको उसको पानी कम करना पड़ेगा। और आप इसको एज अ फॉडर क्रॉप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गिरने के बाद इसमें काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है तो इसको आप एज अ फॉडर क्रॉप करके ग्रीन चारा मैन्यूरिंग मूर घास बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगली फसल जो कि जो है जायद की फसल है, उसको भी आप बचे हुए पानी से आप यूज़ कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से हमारे किसान सही तरीके से, और जो अभी मक्के के बारे में बताए थे उसी तरीके से जो समस्याएं आती हैं वो कीट और बीमारियों की गन्ने में भी आती हैं। तो सर जैसे कि आपने अच्छी किस्मों के बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर सुधीर, उसी तरीके से मैं आप जानना चाहूँगी कि एक तो हमारे दर्शक ने पूछा भी था कि कौन समस्या के बारे में, लेकिन ओवरऑल अगर हम कीट और बीमारियों के बारे में समझना चाहें तो गन्ने की फसल में किन बीमारियों का खतरा रहता है, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, अभी आपने जो कदम उठा लिए, जो सावधानी बरत ली, उसी का ही परिणाम आपको अंत में मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसानों को? ये बहुत सही बात है कि गन्ने की फसल की जो संस्तुत जो किस्में हैं ये किसान भाई लगाते हैं, तो इसमें जो ये विल्ट जो का रोग होता है और जो उनसे भी समस्या नहीं आएगी। कीड़ों की समस्या कभी कभी किसान भाइयों के लिए है, तो सबसे पहली जो ज़रूरत है, जैसे बुआई के समय, इस समय जो बुआई का समय है, तो इसलिए दीमक का जो नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दीमक लगभग हर खेत में होता है। तो दीमक के लिए जो कोराजन एक दवा है, क्लोरेंट्रिनिट्रोल जो होता है, उसमें 18.5% होता है। तो वो दवा 500 से 625 मिलीलीटर दवा कम से कम 1500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर अगर बुआई के समय उसका प्रयोग किया जाता है जो नालियों में, तो क्या दीमक का भी नियंत्रण हो जाता है, और ये कुछ हद तक आगे कम से कम 3 से 4 महीने तक इसमें जो और बोरर कीट आते हैं उसमें भी नियंत्रण इसका हो जाता है। जी, ये दीमक और कीड़ों के नियंत्रण के लिए ये दवा बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी बुआई के समय किसान को चाहिए। उसके बाद जब ये समस्या आएगी कीड़े की, या जब जून के महीने में जब वो मानसून के पहले अगर लगता है कि हमारे यहाँ बोरर का अटैक होता है, टॉप बोरर का, तो ये दवा का फिर डालना पड़ेगा फिर से एक बार। अदरवाइज जो है कभी कभी ऐसा होता है एक बार से प्रयोग से भी काम चल जाता है, नहीं तो फिर एक बार और डालना पड़ता है। तो ये नियंत्रण अगर किसान भाई कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर जगह दीमक की भी समस्या आती है और बोरर कीट लगते हैं, तो आगे आने वाले समय में स्वस्थ फसल होगी और उसकी उत्पादकता अच्छी होगी। जो बीमारियां हैं उसके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जो बीज का प्रयोग करें, जो स्वस्थ बीज का ये किस्म का, और जो फफूंदनाशी के बारे में बताया था उससे बीज उपचारित जरूर करें, जिससे कि आगे कोई भी बीमारी बढ़े ना, तो उससे जो है उसका नियंत्रण हो जाएगा। और अभी किसान भाइयों को फरवरी से लेकर के जब वो जून तक कोई समस्या इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। केवल नमी सही होनी चाहिए जिससे जमाव अच्छा हो, गहराई बुआई की सही हो जिससे कि, और जो किल्ले निकले, जो समय पर खाद और उसका प्रबंधन करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ फसल होगी, ये मैं कहना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दर्शक है भूषण लाल है जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है, इनका भी सवाल ले लेते जल्दी से, देखते हैं किस विषय पर पूछना चाहते हैं। भूषण लाल जी बताइए क्या सवाल है। भूषण लाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? भूषण लाल जी पहले टेलीविजन को म्यूट कर दे ताकि हम आपको ठीक से सुन पाए। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, शायद कॉल कट गई उनकी। भूषण लाल जी अगर आप हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं तो आप फिर से हमारा नंबर लगाएं, अगर आप कॉल नहीं लगा पा रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सुलभ हो। आप अपना सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाएं और हम देख रहे कुछ और अगर व्हाट्सएप सवाल आते हैं तो उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अब सर जैसे कि हमारे एक दर्शक थे उन्होंने सब्सिडी के बारे में जानना चाहा था, तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो एक हम बताए चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें, और भी हम देख रहे हैं कि नई नई तकनीक आ रही हैं, उन्हें
हमारे किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनट, भूषण लाल जी का एक बार फिर से कॉल जुड़ गया है, हम उनसे पहले उनका सवाल लेते हैं। जी भूषण लाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बताएं सर, क्या सवाल है? गन्ने की कौन सी वैरायटी हमारे लिए उपयुक्त रहेगी? बलरामपुर से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, है ना? यही से बात कर रहे हैं आप? गन्ने की कौन सी वैरायटी हम बोल सकते हैं? ठीक है डॉक्टर सुधीर, ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। गन्ने की कौन सी किस्म अपने क्षेत्र में ले सकते हैं, इनका सवाल है। अभी अच्छी जो COL के 16202 किसानों के बीच तक पहुंच गई है और COL के 14201 भी पहुंच गई है, और इस समय फरवरी के लिए COS 13235 भी बहुत अच्छी उपज देगी वहाँ बलरामपुर में। और बलरामपुर में जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का केंद्र है, तो इसलिए वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, हो सकता है बीज वहाँ से भी मिल जाएगा। जी जी ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम आपकी कॉल्स, आपके व्हाट्सएप सवाल, आपके ईमेल्स हम लेते रहेंगे। आप अपने सवाल हमें भेजते रहें। अभी भी थोड़ा समय है। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन की, और साथ ही गन्ने की अच्छी किस्मों के बारे में बता रहे हैं, कैसे उसकी बुआई करें। तमाम सवाल हम तक पहुँच रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और एक बार फिर से हम बात करते हैं आज के जो हमारे विषय हैं उन पर। और डॉक्टर राउंदल, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले भी चर्चा की थी कि नई तकनीक का कैसे इस्तेमाल सिंचाई में कर सकते हैं, पानी भी बचे, फसल को भी अच्छा पोषण मिले, फसल में अच्छी उन्हें पूरी जल की आपूर्ति हो, उसमें भी कोई कमी ना आए, दोनों तरफ से किसानों के लिए सहूलियत रहे, क्या कर सकते हैं? तो जो कि हम चर्चा कर रहे थे, जो माइक्रो इरिगेशन, जो हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के माध्यम से हम काफ़ी बड़े स्तर पर हम इसको प्रचालित कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम सिंचाई की पानी की मात्रा को लगभग 70% तक कम कर सकते हैं, जो कि किसी फसल में 90% तक की भी मात्रा में हम कम कर सकते हैं। और आपके जल की जो है आवश्यकता है वो काफ़ी कम हो जाएगी, बिजली की कम हो जाएगी, और इसके माध्यम से खरपतवार कम हो जाएगी, और आपको जो फर्टिलाइज़र है उसकी में मात्रा में काफ़ी कमी पाई गई है, और आपकी उत्पादकता में लगभग दुगनी उत्पादकता आप पा सकते हैं। किसी फसल में दुगनी उत्पादकता, किसी में 1.5 गुना आप उत्पादकता, और क्वालिटी में भी काफ़ी सारा जो है आपको बेनिफिट हो सकता है। और उस क्वालिटी में जो आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है, उससे रेट्स में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको ये माइक्रो इरिगेशन अपनाने में के लिए योजना के माध्यम से काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। योजना में एक नया हमने पहलू जोड़ा हुआ है, ऑटोमेशन। जो ऑटोमेशन है उसमें वो प्रणाली है, वो आपकी जो फसल है उसमें पानी की कमी है तो अपने आप वो पानी को चालू करेगा, और आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर किसी दूसरे गांव में गए हैं, ये नई तकनीक है, AI बेस्ड है ये? नहीं, ये ऑटोमेशन है, AI बेस्ड नहीं है, लेकिन AI को भी हम इसमें सम्मिलित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप इसको जो है हमने नया इसमें ये जो हमारी योजना है इसमें सम्मिलित किया है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अपनी
नज़दीकी जो माइक्रो इरिगेशन कंपनी है या नज़दीकी उद्यान अधिकारी है उनसे इसके बारे में आप जानकारी लीजिए और इस योजना से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब बात कर रहे थे गन्ने पर। डॉक्टर सुधीर और क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये तो बताया आपने कि अच्छी किस्में कौन सी हैं, कीट और बीमारियां ना लगे इसलिए कैसे उपचार करें, लेकिन जैसा कि आपने बताया था कि कैसे गड्ढे में या खंदकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस तरीके से बुआई करें, इसकी बुआई करते हुए कम जगह में सघन तरीके से कैसे बुआई कर सकते हैं, इसमें गन्ने की फसल के साथ और दूसरी फसलें कौन सी ली जा सकती हैं। जी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं भी सोच रहा था कि ये किसान भाइयों को जरूर बता दें, क्योंकि अधिकतर तो शरदकालीन गन्ना जो अक्टूबर में बोया जाता है उसमें अंतः फसल की संस्तुति ज़्यादा अच्छी की जाती है, लेकिन फरवरी में भी जो इस समय फरवरी में भी गन्ना अगर किसान भाई ले रहे हैं तो उसमें मूंग, उड़द और लोबिया 3 फसलें ऐसी हैं जिनकी 2 पंक्तियों के बीच में, गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति अगर किसान भाई मूंग, उड़द या लोबिया किसी 3 में से कोई एक फसल की ले लेते हैं जो कि 60 से 70 दिन में कट जाती है, और उसके बाद ये जो इनका जो फसल का अवशेष है उसी खेत में जो है जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, दलहन फसल का भी बहुत जल्दी से जल्दी किसानों को फायदा मिलता है और गन्ने की उपज में भी ज़्यादा कोई उत्पादकता में गिरावट नहीं आएगी अगर एक पंक्ति बीच में ले, तो इससे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। ये एक चीज़ मैं इसके साथ जरूर कहना चाहता हूँ। किसान भाई जो है और भी फसलें लेते हैं, शरद काल में ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये बसंतकालीन गन्ने में भी ली जा सकती है। दूसरी बात यह है कि एक दवा इमिडाक्लोप्रिड भी है जो कि दीमक के लिए, तो जो मैं बता रहा था इसके अलावा अगर ये दवा भी है तो बुआई के समय इसका 150 ml 150 ml 1 एकड़ में दवा लगती है, तो वो लगभग 400-500 लीटर पानी में एकड़ में, और नहीं तो 375 ml दवा लगेगी, तो इसका भी दीमक के लिए बहुत अच्छी दवा है और जो कि उपचार करके इससे जो है किया जा सकता है। तीसरी एक चीज़ जरूर कहना चाहता था कि एक जो ट्रेंचर आया है जिससे किसान भाई नाली बना के गन्ना लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी कराया था कि 67 और 134 सेंटीमीटर पर जो पेयर्ड प्लांटिंग होती है, तो डीप फरो प्लांटिंग से जो ऐसे प्लांटर भी आए हैं, तो उसमें अगर किसान भाई बुआई करते हैं तो जो 134 सेंटीमीटर की जो बीच में जो जगह मिलती है उसमें 2 नाली भी अंतः फसल की ली जा सकती है, और उसमें जो छोटा ट्रैक्टर है उससे भी अंतःकर्षण की क्रियाएं हो जाती हैं, तो लेबर की बचत कम होती है। तो इस प्रकार का मशीन का उपयोग भी किसान भाइयों को धीरे धीरे आगे करना पड़ेगा, क्योंकि गन्ने में जो बुआई के समय से लेकर और कटाई समय तक और गुड़ाई में भी लेबर बहुत लगता है, और अधिकतर ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लेबर से कम करें, मशीन से काम ज़्यादा करें, जिससे कि गुणवत्ता पूर्वक जो है तरीके से काम भी हो और किसान भाइयों की लागत में भी कमी आए। ये जरूर कहना चाहते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अखिलेश जी, आइए उनसे हम बात करते हैं। अखिलेश जी, क्या सवाल है आपका? कानपुर से हमारे साथ हैं आप फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, अखिलेश सिंह यादव जी हमारे साथ हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। जी अखिलेश जी बताइए, सवाल बताएं, क्या किस विषय पर जानना चाहते हैं आप? मैम हमारे यहाँ लोकल में कौन कौन सी किस्में मिल जाएंगी गन्ने की? ठीक है मैम, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार अखिलेश जी। कह रहे हैं हमारे यहाँ लोकल में कौन कौन सा बीज मिल जाएगा यहाँ कानपुर में? कानपुर में, ठीक है। डॉक्टर सुधीर, कानपुर से हमारे दर्शक हैं अखिलेश जी, ये जानना चाहते हैं वहाँ पर कैसे गन्ने की अच्छी किस्में ये ले सकते हैं। जो हम बता रहे थे किस्में, जो COS 13235 मिल जाएगी आपका, जो कानपुर से अगर फर्रुखाबाद साइड या उधर है आगे या कानपुर में भी तो संपर्क करेंगे तो 14201 13235 जो वहाँ की है, और ये क्या नाम जो है अब 17231 जो नई आई है वहाँ की भी जो है वो जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये किस्म जो अब है कानपुर में मिल जाएगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिया। अच्छी किस्मों के बारे में ज़्यादा किसान जानना चाहते थे, उसके बारे में भी आपने बताया। हमें पूरी उम्मीद है कि किसानों को इससे लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और चलिए अब सर आप हमारे दर्शकों को और क्या क्या सलाह देना चाहेंगे सिंचाई को लेकर?
अंत में मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ये जो रबी की फसल और जायद की फसलों में पानी की बहुत कमी आती है, तो आपको पानी को बचाने के लिए और जो अवेलेबल पानी है उसको संचय करने के लिए टैंक के माध्यम से आप संचय कर सकते हैं। और उस अवेलेबल पानी को आप जो है माइक्रो इरिगेशन या अन्य जो तकनीकें हैं, रिच फरो भी तकनीक है जो इसके में भी पानी की काफ़ी कमी हो सकती है और कम लागत में आप उसको अपना सकते हैं। ऐसी जो तकनीकें हैं उनको अपना के बचे हुए पानी को आप जो है अच्छे से यूज़ करेंगे। और नई तकनीक जो उन्नत तकनीकें आ रही है, ड्रिप स्प्रिंकलर, उसमें फर्टिगेशन के माध्यम से भी आप उसको अपना सकते हैं और अपना उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रामदुल, आपका भी। आप स्टूडियो में आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा की और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारे आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। तो हेलो किसान के अगले अंक का हमारा विषय है रबी फसलों में उर्वरकों का किस तरीके से प्रयोग करें और साथ ही आलू की खुदाई एवं प्रबंधन। ये है हमारे अगले विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दी। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके साथ ही जैसा कि आप हमारा कॉल सेंटर नंबर तो जानते ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्यक्रम के बाद भी नंबर आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच इस पर कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और अगर आज का कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं या फिर बीच से आपने देखा है कोई जानकारी मिस कर गए हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इससे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल से जुड़े। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। हेलो किसान के अगले अंक में अगले विषय के विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।